नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है वीडियो नंबर 2। ये चल रही है अभ्यास सीरीज जिसमें हम क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर का वन शॉट डाल रहे हैं। ये वन शॉट इसी प्रकार से बनाया जा रहा है ताकि किसी को कुछ भी नहीं आता तो अगर वो ये वन शॉट देखेगा तो उसको काफी कुछ इस चैप्टर में से आने लगेगा। बट रिकमेंडेड है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़े। आज हम पढ़ रहे होंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड्स एक तरीके का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, CO2 के मॉलिक्यूल तो वहां मिलेंगे नहीं, ना ही अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हो। तो कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम 3 क्लासेस में कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। स्टार्ट हम किससे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे एसिड से कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम किचन में जाते हैं, हमारे किचन में नींबू होगा, उस नींबू को अगर हम चाकू से काटते हैं और टेस्ट करते हैं तो वहाँ एक खट्टा स्वाद आता है और उस खट्टे स्वाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉर टेस्ट। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक सॉर टेस्ट होता है। काफी और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपने नींबू का हमने एक एग्जांपल लिया, आप टमाटर को खा लीजिए, आप दही खा लीजिए। ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इन सारे सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है और इनका टेस्ट हल्का सा खट्टा होता है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको टेस्ट किया, उनका टेस्ट आपको सो रहा है, बट आप लैब में जाके कभी भी एसिड को टेस्ट मत करना, चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड। देखो, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो गेम वहीं खत्म, पर डाइल्यूट को भी अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो ये एक मेरी तरफ से सुझाव है कि आप कभी भी एसिड को टेस्ट ना कीजिए। ठीक है, किसी भी केमिकल्स को आप टेस्ट ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एसिड का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमें प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। वहीं मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, ये मैन मेड एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे एसिड कैसे हो गए? ये सारे एसिड वो एसिड हो गए जो हमें मिनरल्स से मिल रहे हैं। ठीक है, एक एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल मटेरियल से मिल रहे हैं और एक एसिड जो हमें मिनरल से मिल रहे हैं। तो जो प्लांट एंड एनिमल मटेरियल से मिल रहे हैं उसे हमने ऑर्गेनिक एसिड कहा और जो हमें मिनरल से मिल रहे हैं उसे हमने मिनरल एसिड कहा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है किसी भी एसिड की। तो हम अगर बात करते हैं किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ की ना, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो एसिड वीक होगा। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे एसिड होंगे? जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा की कम? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो इसमें सारे मिनरल एसिड जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट यहां पर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इतना वीक एसिड होता है कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें भी कार्बोनिक एसिड का कुछ कंटेंट होता है, बट ये काफी वीक एसिड होता है। तो एक ऐसा मिनरल एसिड जो कि वीक है तो वो आप क्या बोलेंगे? वो है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो एक चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना था कि किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग एसिड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में। शुरुआत करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनमें पानी की मात्रा जो होती है वो कम होती है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनमें पानी की मात्रा जो होती है वो काफी कम होती है। अब अगर कंसंट्रेटेड एसिड में मैं वाटर मिला दूं, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड में मैं वाटर मिला दूं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइल्यूशन। किसी भी एसिड में अगर आप पानी मिला रहे हो तो उस प्रोसेस को कहेंगे डाइल्यूशन, और जो एसिड ऑब्टेन हुआ उस एसिड को कहेंगे डाइल्यूटेड एसिड। उस एसिड को क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम पानी की मात्रा इंक्रीज कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड हमने एसिड को क्लासिफाई किया कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं? जैसे ही एसिड का टेस्ट खट्टा था, वहीं अगर आप बेसिस को टेस्ट करेंगे तो बेसिस का जो टेस्ट आएगा वो कड़वा आएगा, यानी कि बिटर आएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वॉशिंग सोडा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉस्टिक सोडा। ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन सभी सब्सटेंस का टेस्ट क्या आता है? इन सभी सब्सटेंस का टेस्ट बिटर आता है, यानी कि कड़वा आता है। ठीक है, चलिए अब हमने ये पढ़ लिया कि एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने ये पढ़ लिया कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हमारे सामने दो सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे सामने दो सॉल्यूशन है, हम कैसे बताएं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है? देखकर तो आप बता नहीं सकते, दोनों ही कलरलेस होंगे या कुछ अलग कलर होगा। तो देख के हम नहीं बता सकते कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। तो वहां किस सब्सटेंस को हम यूज कर सकते हैं जो हमें बताए कि भैया इसमें से कौन सा एसिड है, इसमें से कौन सा बेस है? तो वहां पर एक सब्सटेंस काम में आता है, यूज में आता है, जो कलर चेंज करके हमें बताता है या स्मेल चेंज करके हमें बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। तो उस सब्सटेंस जो कलर चेंज करके हमें बताता है या स्मेल चेंज करके हमें बताता है कि ये एसिड है या बेस है, उसे हम क्या नाम दिए? उसे हमने नाम दिया इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो हमें बताते हैं कि भैया ये सब्सटेंस एसिड है या बेस। कैसे बताएंगे? कलर चेंज करके और टेस्ट स्मेल चेंज करके और स्मेल चेंज करके। तो एसिड है या बेस वो कैसे बता सकते हैं? या तो आपने स्मेल चेंज कर दी या तो आपने कलर चेंज करके बताया। तो सबसे पहले कलर चेंज करके जो बताते हैं उन इंडिकेटर्स को हम कवर करेंगे, जिसमें 3 टाइप के इंडिकेटर्स हमारे सिलेबस में है: लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो 2 टाइप के लिटमस पेपर आते हैं, एक आता है आपका रेड लिटमस पेपर और एक आता है आपका ब्लू लिटमस पेपर। तो जब रेड लिटमस पेपर को आपने एसिड में डिप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर का कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर कलर का कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना पार्ट आपने डिप किया था वो पार्ट क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, नो कलर चेंज। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लिटमस को आप एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रेड लिटमस एसिड नो चेंज, रेड लिटमस बेस रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर ब्लू लिटमस की बात करें तो बेस में कोई चेंज नहीं, और ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन एसिड में कोई कलर चेंज शो नहीं करता है। वहीं अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में ये पिंक कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन की अगर आप बात करते हैं तो बेस में ये कौन से कलर का हो जाएगा? ये पिंक कलर का हो जाएगा। यानी कि एक बीकर में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि एक बीकर में अगर NaOH है और उस बीकर में आपने ये फिनोल्फ्थलीन डाल दिया है, आपने फिनोल्फ्थलीन डाल दिया है, तो वो बीकर का रंग कैसा हो जाएगा? वो बीकर का रंग कैसा हो जाएगा? वो बीकर का रंग पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिस में अगर फिनोल्फ्थलीन डालते हैं तो वहां पर उसका कलर पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर की तो वो आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो एसिड में रेड कलर के हो जाते हैं और बेसिस में
येलो कलर के हो जाते हैं। बेसेस में कौन से कलर के हो जाते हैं? येलो कलर के हो जाते हैं। तो 3 तरीके के इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। पहला था लिटमस पेपर, दूसरा हमने पढ़ा किसके बारे में? मिथाइल, और दूसरा हमने फिनोक्सिलीन के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हम ऑलरेडी एक इंडिकेटर पढ़ चुके हैं जिसे हम लिटमस कहते हैं। लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन नाम का एक प्लांट है जिससे आप लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उस प्लांट का नाम हमने बता दिया क्या है? लाइकेन। तो एक नेचुरल इंडिकेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज को अगर आप एसिड में डालेंगे तो वहाँ कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप बेस में डालेंगे तो वहाँ पर उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। वहीं अगर आप टर्मरिक की बात करते हैं तो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता, बट बेस में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप डालेंगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये बात थी नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। मैं जब इंडिकेटर्स की डेफिनेशन दे रहा था तो वहाँ मैंने एक चीज़ आपको बहुत आराम से बोली थी कि या तो कलर चेंज करके बताएंगे या तो स्मेल चेंज करके बताएंगे। तो जो स्मेल चेंज करके इंडिकेटर्स बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। 2 एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं, एक है अनियन का और एक है वनीला का। देखिए, अनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अब एसिड को अगर इन एक्सट्रैक्ट में डाला जाएगा तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर हम बेस को डालें कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। जब आप बेस को इस अनियन एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही होगी वो नहीं आएगी। वहीं सेम अगर हम बात करें यहाँ भी तो एसिड में आपको कोई स्मेल में चेंज नहीं दिखेगा, बट अगर आप बेस डाल देते हैं, अगर आप NaOH डाल देते हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। तो यहाँ स्मेल चेंज करके इस इंडिकेटर ने बताया कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जहाँ सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे होंगे उसकी रिएक्शन मेटल के साथ, फिर देखेंगे उसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और लास्ट में हम देखेंगे उसकी रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। तो सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे होंगे? एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जिंक जो कि एक मेटल है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि एक एसिड है, तो वहां पर जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्शन होगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बट एक क्वेश्चन यहाँ ये भी उठता है ना कि चलो ये गैस हाइड्रोजन गैस बन गई, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है? क्योंकि वो तो कलरलेस है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो गैस बनी है इस रिएक्शन के दौरान वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो हाइड्रोजन गैस के कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो भी माउथ होगा कोनिकल फ्लास्क का, उसके पास आप एक इग्नाइटिंग सोर्स लेके आएंगे। उसके पास आप जब एक इग्नाइटिंग सोर्स लेकर आएंगे तो वहां पे वो पॉप साउंड से बर्न होगा। हाइड्रोजन गैस की ये खासियत है कि जब भी आप उसे बर्न करोगे तो वो पॉप साउंड से बर्न होगा। ठीक है, ये किसका कंफर्मेशन था? ये कंफर्मेशन था हाइड्रोजन गैस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज हमने देखी कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो वहां क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हमने ये सुना होगा कि यार कभी भी कॉपर के बर्तन में या मेटल के किसी बर्तन में आप दही को या दूसरी खट्टी चीज़ों को मत रखिए, जैसे विनेगर हो गया, जैसे लेमन जूस हो गया, जैसे ऑरेंज जूस हो गया। इन सारी चीज़ों को आप मेटल के बर्तनों में ना रखो, ऐसा हमें वार्न किया जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के रीज़न को जानते हैं। देखिए, जो भी कर्ड हो गया या दूसरे फूड स्टफ हो गए, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इन सभी के अंदर क्या होता है? इन सभी के अंदर एसिड होता है। और अगर आप मेटल के बर्तन में रखेंगे या कॉपर के बर्तन में रखेंगे, कॉपर क्या है? मेटल है, तो यहाँ पर एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? एक मेटल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एक
मेटल कंपाउंड या हम कह सकते हैं एक सॉल्ट बनेगा जो कि पॉइजनस होगा और हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है और हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये हमें बोला जाता है कि कभी भी मेटल के बर्तन में एसिड ऐसे सब्सटेंस को मत रखो जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो, एसिड का कुछ अमाउंट प्रेजेंट हो, बिकॉज वो हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो वहां सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का, जो कि एक मेटल कार्बोनेट है। वो जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एक एसिड है, तब वहां पे एक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तब भी सेम ही रिएक्शन होगी। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे सोडियम क्लोराइड CO2 और वाटर फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे एक और गैस रिलीज हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया है, वो गैस है CO2। यहाँ आप देख सकते हैं हर एक रिएक्शन में, चाहे वो मेटल कार्बोनेट का हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो, वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। उस गैस का नाम क्या है, CO2। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन किया था, वैसे अब CO2 गैस का भी कंफर्मेशन देखते हैं कि हम कैसे कंफर्म करें कि जो गैस इस रिएक्शन के दौरान निकली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। तो हमने क्या किया, जो गैस निकली उसको हमने डिलीवरी ट्यूब की मदद से एक टेस्ट ट्यूब में पास किया। उस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से ही क्या ले रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से ही क्या ले रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो क्या होगा, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराया तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हुआ, जिसके कारण जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, टर्न्स मिल्की। तो जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया, यहाँ पर एक क्लाउडी व्हाइट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो जब भी आप CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम के सॉल्यूशन से पास करोगे वो मिल्की हो जाएगा, यानी कि वहाँ एक व्हाइट क्लाउड सा फॉर्म हो जाएगा। और ये कंफर्मेशन किसका है, ये कंफर्मेशन है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम देखेंगे एसिड की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी को, जो कि है उसका रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अगर हम बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होगा उसे आपने मेटेलिक ऑक्साइड कहा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका CuO हो गया, ठीक है, जैसे आपका सोडियम का हो गया Na2O, Li2O, ये सारे क्या है, ऑक्साइड मेटल के किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड हैं ऑक्सीजन के साथ। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं CuO क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। जब वो HCl यानी कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर एक सॉल्ट CuCl2 बनेगा, जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्ट है, और वहां पर H2 रिलीज हो रहा होगा। CuO क्या है, एक ब्लैक कलर का सॉल्ट है। उसमें जैसे ही आप ड्रॉपर के अंदर आप कुछ ड्रॉपर की हेल्प से आप कुछ बूंदे जब HCl की डालेंगे तो वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर के CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ वहां पर H2 फॉर्म होगा। देखिए ये जो एसिड का मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी एक तरीके से एसिड का बेस के साथ ही रिएक्शन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर ये बेसिक नेचर का है तो इसे मैं बेस लिख सकता हूं, और ये एसिड है तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस को देखेंगे कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी उसकी देखेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ। तो जैसे एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हुआ था, वहां पे सॉल्ट बना था, वहां पे हाइड्रोजन गैस बना था, सेम उसी तरीके से जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जिंक जो कि एक मेटल है, जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने NaOH लिया है। तो जिंक जब NaOH के साथ, सॉरी ये जिंक ही है, जिंक
NaOH यहाँ हमने ले रखा है। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक सॉल्ट सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सेम वही जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर एक सॉल्ट बनता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस का मेटल के साथ रिएक्शन हो, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो, किसी का भी एसिड स्लैश बेस का अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन बेसिस का नॉन मेटलिक ऑक्साइड। एक और ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का एसिड बेस रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये बेस है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एसिड है। तो बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, तो जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा वहाँ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। CO2 क्या हो गया, CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो वहां पर क्या बना, एक सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट और वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। ये वाटर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिस्कशन वाली बात है कि एसिड एंड बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो वो जानने के लिए हमने क्या किया, दो बीकर में दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए। एक बीकर में हमने एसिड, किसी भी एसिड का सॉल्यूशन, चाहे वो HCl का ले सकते हो या किसी बेस का सॉल्यूशन, वो आप NaOH का ले सकते हो या आप KOH का ले सकते हो। और दूसरे बीकर में हमने ग्लूकोज या अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पे हमने दो नेल को डिप किया इस सॉल्यूशन में, इस तरीके से यहाँ भी हमने डिप किया और यहाँ से वायर्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने स्विच ऑन की दोनों केसेस में, तो आप ग्लूकोज या अल्कोहल वाले केस में देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता। बट अगर आप एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन के केसेस में देखेंगे तो वहां पे बल्ब ग्लो होता है। देखिए ये इसका मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, शॉर्ट आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट चैनल पे है, मैं ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां समझने वाली ये बात है कि एसिड का सॉल्यूशन होगा या बेस का अगर सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बट यहां पे ग्लूकोज या अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो नहीं कर रहा है। देखिए एक चीज समझिए, यहां पे क्या है, ये सर्किट यहां से तो क्लोज है बट ओपन कहां से, यहां से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां से कुछ कनेक्शन चाहिए तभी तो करंट फ्लो होगा ना। तो एसिड में क्या होता है या बेस में क्या होता है, मान लीजिए HCl आपने लिया हो या NaOH आपने लिया हो, तो ये वाटर में क्या करते हैं, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, H+ Cl-। NaOH किस में हो जाएगा, Na+ और OH-। अब ये जो आयंस हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये आयंस चार्ज कैरियर की तरह, किसकी तरह एक्ट करेंगे, चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेंगे और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपको समझ में आया कि जो एसिड हैं या बेसिस हैं वो वाटर में जाके अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उस करंट को उस सॉल्यूशन में से फ्लो कराएं, ठीक है, क्योंकि ये आयंस एज अ चार्ज कैरियर एक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एसिड और बेसिस का वाटर में किस तरीके से क्या बिहेवियर वो शो करते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, वो वाटर में किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक ब्लू कलर का ड्राई लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है, एक ड्राई लिटमस पेपर लिया और एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया। हमने एक रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड की सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वहां पे एक गैस रिलीज हुई, उस गैस का नाम था HCl, ठीक है, उस गैस का नाम था HCl। अब ये HCl जो है वो ड्राई स्टेट में है। अब हमने पास कराया उसको लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर।
वहाँ हम देखेंगे कि HCl जो है एक एसिड है, बट वो इस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज करना चाहिए था, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे के रीजन को समझने से पहले हम सेकंड केस देखते हैं। वहाँ अब हमने क्या किया, वहाँ हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया। हमने उस ब्लू लिटमस पेपर को पानी में डिप कर दिया, यानी कि अब वो ड्राई नहीं रहा, वो मॉइस्ट हो गया, उसमें पानी का कंटेंट था, यानी उसमें H2O का कंटेंट था। अब जब हमने इसमें HCl गैस पास की तो वहां कलर चेंज हो गया, वहां कलर ब्लू से रेड हो गया। क्यों हुआ, उसके पीछे के रीजन को जानते हैं। जब ड्राई स्टेट में HCl होता है, ड्राई स्टेट में जब HCl होता है तो वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। ड्राई स्टेट में HCl आयन में डिसोशिएट नहीं होता है। मॉइस्ट स्टेट में ये HCl डिसोशिएट होगा आयन में H+ और Cl-। तो ये जो H+ है यही रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कर देगा। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे ड्राई स्टेट में HCl आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, उसे डिसोशिएट होना है तो वो मॉइस्ट स्टेट में होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि एसिड या बेस दोनों ही अगर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो शो कर रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में ही कर रहे होंगे। चलिए अब तक हमने क्या क्या देख लिया वो एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी देखी, बेस की प्रॉपर्टी देखी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर किया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर किया। अब हम समझेंगे कि यार क्या होगा जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप एक बीकर में या एक टेस्ट ट्यूब में आपने बेस ले रखा है, आप एसिड को डालेंगे तो एक एक बूंद डालते जाएंगे तो वो एक एक बूंद उतने अमाउंट ऑफ बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि डिस्ट्रॉय करेगा। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, सॉरी। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, HCl जो कि एक एसिड है, NaOH जो कि एक बेस है, तो वहां पर एक सॉल्ट NaCl और वहां पर बनेगा वाटर H2O। अब समझते हैं इसके पीछे का जो केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए HCl HX लिख सकते हैं, किसी भी बेस को आप MOH लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, ये यहां से लेके निकलेगा और वो क्या बना लेगा, एक सॉल्ट MX और वहां पर वाटर बनाएगा। ठीक है, वहां पे क्या बना लेगा, वो एक वाटर बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन क्या है, यहाँ एसिड से H+ आया, बेस से OH- आयन आया और क्या बना दिया, आपका H2O बना दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर आपको इस तरीके से समझना है तो भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक बीकर में या एक कोनिकल फ्लास्क में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है जो कि एक बेस है, आप उसमें क्या मिला दो, फिनोक्सिलीन मिला दो। अब जब आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालते जाएंगे ना, धीरे धीरे वो पिंक कलर फेड होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो पिंक कलर पूरी तरीके से फेड हो चुका होगा और उस पॉइंट पे जो पूरा का पूरा बेस आपने कोनिकल फ्लास्क में ले रखा था वो पूरा का पूरा बेस क्या हो चुका होगा, न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। तो ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये चीज तो पढ़ी थी ना कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम इंडिकेटर की हेल्प लेंगे। बट क्या इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है, दो सब्सटेंस है, क्या इंडिकेटर आपको ये बताएगा कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है। तो इस बात में इंडिकेटर जो है वो फेल हो जाता है। वो आपको ये नहीं बताता कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है कोई सब्सटेंस कितना बेसिक है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है, वहां पर हम हेल्प लेते हैं किसकी, पीएच की। पीएच क्या होता है, एक पेपर होता है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है कौन सा सब्सटेंस ज्यादा बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जब हम पीएच पेपर को डिप करेंगे तो उसका कुछ कलर चेंज होगा। देन हम इस पीएच स्केल में उस कलर को मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कलर आया और वो 10 नंबर के साथ मैच कर रहा है, तो क्या होगा? 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर यानी कि बेसिक होता है। तो इस पीएच स्केल को एक बार आप समझ लीजिए। यहां पे इस पीएच स्केल में ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है न्यूट्रल। जो 7 वाला पॉइंट होता है न्यूट्रल। ये स्केल कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 14 पे खत्म होती है। ये 7 है, ये है न्यूट्रल। 7 यानी कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, हम हैं न्यूट्रल। ठीक है। अब अगर यहां से आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, ठीक है, 7 से अगर आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो वहां पर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा यानी कि मैं कह सकता हूं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। और अगर हम यहां से राइट जाते हैं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पे OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। अब एक चीज है जो आप काफी बाद में जाके 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में जो H+ आयन है और OH- आयन है उसका जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करोगे वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज 10⁻14। ये आप चैप्टर 6 क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भले ही कम होगा बट होगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि एसिड में OH- का कंसंट्रेशन नहीं होता है बट बहुत कम होता है। जितना ज्यादा एसिडिक उतना ही OH- का कंसंट्रेशन वहां पर कम होगा। ठीक है। तो ये स्केल आपको समझ में आ गई। यहां पे बीच में 7 है, 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। 7 से राइट बढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, 7 से लेफ्ट बढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहां 0 मोस्ट एसिडिक, 14 मोस्ट बेसिक। ठीक है। तो आपने जब भी पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप किया, जो भी कलर चेंज आया आपने मैच करके देखा, आपको पता चल गया ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है, ये सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है, ये सब्सटेंस कम एसिडिक है। तो वो जो कंपैरिजन वाला सीन था कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है और किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ पता करनी थी, तो वो आप पीएच से कर सकते हो, पीएच पेपर की मदद से कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का, है भी कि नहीं। तो हमारी लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस है। जो रेन होती है, रेन का पीएच कितना होता है? उस रेन का पीएच अराउंड 5.6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि वाटर वेपर और CO2 के बीच के रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है। बट अगर हमारा पीएच 5.6 से कम बन जाए, ठीक है, तब उस रेन को हम क्या नाम दे देंगे? उस रेन को तब हम नाम देंगे एसिड रेन। और ये पीएच क्यों कम हुआ? ये पीएच क्यों कम हुआ? जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है या जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसमें से क्या निकलते हैं? उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ऊपर जाके H2O के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं और उन रिएक्शंस के बाद हमें क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और नाइट्रिक एसिड मिलता है। और ये दोनों ही एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रेन का पीएच 5.5 से कम कर दें। ठीक है। तो जितना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर पीएच की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट एसिडिक होता जा रहा है। तो जो रेन आ रही है वो कौन से नेचर की होगी? वो एसिडिक नेचर की होगी। अब वो रेन किसके साथ जाकर मिलेगी? किस में जाके मिल जाएगी? लेक के पानी के साथ, नदियों के पानी के साथ। तो उनमें जो जीव जंतु रह रहे होंगे, जो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे होंगे, उनका रहना दुश्वार हो जाएगा। अगर उनका पीएच चेंज कर दोगे, ज्यादा एसिडिक कंडीशन में रखोगे, तो नहीं रह पाएंगे ना। आपने कंडीशन चेंज कर दी। आपने क्या किया? ऊपर से पहले तो नॉर्मल रेन वाटर निकल रही थी, बट आपने इतना पॉल्यूशन किया कि अब जो पानी गिर रहा है ऊपर से, उसका पीएच क्या है? एसिडिक इन नेचर है, वो एसिड है। और वो जैसे ही आके पानी में गिरेगा, उसका पानी का भी पीएच वो कम कर देगा और वहां के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका रहना दुश्वार कर देगा। दूसरा, अगर हमारी लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस देखते हैं तो वो डाइजेशन के केस में आता है। देखिए, हमारा जो स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, ताकि आपके फूड को डाइजेस्ट कर सके। बट
कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां आपने खाना ज़्यादा खा लिया, या कुछ और ऐसे केसेस होंगे जिस केस में ये एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तब वहां पर हमें इनकन्वीनियंस हो रही होती है, वहां हमें दर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कह रहे होते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। अब इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? हमने अभी पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस चाहिए। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस चाहिए। तो अगर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां रिलीज हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ बेस कंज्यूम करना पड़ेगा। तो वो बेस क्या हो सकता है? वो बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। ठीक है, वो बेस क्या हो सकता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। ठीक है, अंदर एसिड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा, बट आप ये मान के चलिए कि अंदर एसिड है। आपने उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कंज्यूम किया? बेस कंज्यूम किया। वो बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, वो बेस बेकिंग सोडा हो सकता है। और इन बेस को हम क्या नाम देते हैं? इन बेस को हम नाम देते हैं एंटा एसिड। इन बेस को हम क्या नाम देते हैं? एंटा एसिड। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड रिलीज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या खाएंगे? एंटा एसिड खाएंगे। और जो फिनोमिना था जहां एसिड रिलीज हुआ, उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस कंडीशन को, फिनोमिना नहीं, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडिटी, कि हमें एसिडिटी हो गई है। आगे बात करते हैं कि जो पीएच होता है ना, वो हमारे दूध को भी क्या करता है? खराब करता है। अगर पीएच की वैल्यू कम होती जाए, यानी कि वो एसिडिक होता जाए। कैसे एसिडिक होगा? जो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, शुगरी फूड अगर कंज्यूम करते हैं, तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया उस शुगर को डिकम्पोज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड बना दिया। अब ये एसिड क्या करेगा? जो माउथ का पीएच है उसको कम कर देगा। अब माउथ का पीएच कम हो गया, यानी कि वो एसिडिक हो गया। अब वो धीरे धीरे जो टूथ इनेमल होता है उसको क्या करेगा? कोरोड करेगा। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि टूथ डिके ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। क्यों? क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है हमारा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर हमारा बेस प्रेजेंट होता है। और वो बेस क्या करेगा? इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जब वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ना, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड या बेस इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपने हनी बी का एग्जांपल ले लिया, तो हनी बी क्या करती है? हनी बी आपकी बॉडी के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी और उससे आपको पेन होगा। अब अगर उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उस केस में आपको बेस यूज करना पड़ेगा, और आप क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बेकिंग सोडा यूज करेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा उस पेन से। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, तो वो एक बेसिक लिक्विड, एक अल्कलाइन लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको माइल्ड एसिड लगाना पड़ेगा, जैसे विनेगर, जो कि इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। एक प्लांट आता है, एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक प्लांट आता है, एक नेटल प्लांट। ठीक है, वो नेटल प्लांट कौन सा सब्सटेंस रिलीज करता है? एसिडिक या बेसिक? और उस दर्द से उभरने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो वो कौन सा प्लांट होता है जो नेटल प्लांट के नेचर को, चाहे वो एसिडिक नेचर हो चाहे वो बेसिक नेचर हो, उससे उभरने में हमें हेल्प करता है? ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, और जो अच्छे से कमेंट करके बताएगा, एकदम करेक्ट आंसर जो बताएगा, उसके कमेंट को हम क्या करेंगे? पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने देखा कंपाउंड का क्लासिफिकेशन एसिड बेसिस में, वो दोनों हमने कवर कर लिया था। एक वहां पर क्लास और थी जो कि था सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो तब बनते हैं जब एक मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। समझते हैं, जब एक मेटल जैसे सोडियम एसिड में से, यानी कि HCl, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है जैसे H को, और क्या बनाता है? सॉल्ट, यानी कि NaCl। तो हमें यहां से क्या समझ में आया कि सॉल्ट कैसे बनेगा? एसिड का बेस के साथ रिएक्शन क्या बना? सॉल्ट बना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट के, अगर मैं ये कहूं तो क्या ये गलत होगा कि सॉल्ट के 2 माँ बाप हैं? मैं कहूं तो ये गलत होगा। सॉल्ट किससे बना? एसिड और बेस आपस में मिले और क्या बना? सॉल्ट बना।
ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि सॉल्ट के 2 पेरेंट है, ठीक है। अब जब सॉल्ट का नामकरण करेंगे हमेशा पहले बाप का नाम आगे आता है। इस केस में बेस जो है वो बाप है, यानी कि सोडियम पहले आएगा, सोडियम पहले आया, एसिड का हिस्सा बाद में आएगा। तो एसिड में से हमने क्या लिखा, क्लोराइड, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड अगर हम लिखते हैं NaCl, तो ये रहा आपका सोडियम और ये रहा आपका क्लोरीन, से हमने क्या लिखा, क्लोराइड लिखा, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट होगा ना, उसे हमने क्लोराइड कहा। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट होगा ना, उसको हमने क्या कहा, सल्फेट्स कहा। नाइट्रिक एसिड का अगर सॉल्ट होगा ना, तो उसे हमने क्या कहा, नाइट्रेट्स कहा। कार्बोनिक एसिड का अगर सॉल्ट हुआ ना, उसे हमने क्या कहा, कार्बोनेट्स कहा, ठीक है। ये चीज़ याद कर लेना। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव आयन होते हैं, हम कहते हैं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चाहे सोडियम क्लोराइड, चाहे सोडियम सल्फेट, चाहे सोडियम कार्बोनेट, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, पॉजिटिव आयन, और वो क्या है, सोडियम। तो हम क्या कहेंगे, ये सारे सोडियम सॉल्ट है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो इन सभी में क्या कॉमन है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, यानी कि नेगेटिव आयन कॉमन है। तो हम कहेंगे ये सारे कौन से सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है। सेम पॉजिटिव आयन हुए तो आप एक फैमिली ऑफ सॉल्ट में रहेंगे, सेम नेगेटिव आयन रहे तो आप एक फैमिली ऑफ सॉल्ट में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्ट तक की अभी तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सॉल्ट के पीएच के बारे में कि सॉल्ट का पीएच क्या होगा। अब मेरे माइंड में ये असम्पशन आना चाहिए कि सॉल्ट का पीएच क्या होना चाहिए, सॉल्ट का पीएच तो न्यूट्रल होना चाहिए। एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, एसिड जो यहाँ पे एक एक्सट्रीम केसेस में है 0 वाले में, बेस एक एक्सट्रीम केसेस में है 14 वाले में, तो मेरा सॉल्ट क्या आना चाहिए, 7 पे आना चाहिए। उसका जो पीएच होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का, वो क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं हर एसिड एक्सट्रीम केस का एसिडिक इन नेचर हो, हर बेस एक्सट्रीम केसेस का बेसिक इन नेचर हो, ठीक है। तो कुछ एसिड ऐसे होंगे जो बस वीकली बेसिक हो, कुछ बेस ऐसे होंगे जो वीकली बेसिक होंगे, कुछ बेस होंगे जो स्ट्रांगली बेसिक होंगे, कुछ एसिड होंगे जो स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होंगे, कुछ एसिड होंगे जो वीकली एसिडिक इन नेचर होंगे। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा। 3 कैटेगरी हमें पढ़नी है। पहली कैटेगरी है ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बने। तो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बने, उन्हें हमने, उनका पीएच क्या आया, उनका पीएच आया 7। एक एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड पीएच 7। सोडियम क्लोराइड किस एसिड से बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच 7। एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। दूसरा केस लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर बेस भी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बना, पीएच 7 आएगा उस सॉल्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस क्या है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। उस केस में जो सॉल्ट बनेगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। और उसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। एसिडिक इन नेचर है, यानी कि पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। अब स्ट्रॉन्गली है या वीकली, वो डिपेंड करता है कि एसिड आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड, बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, वीक है। अब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस बनेगा, उसका पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेस अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम। जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम। अब एक लास्ट केस हम क्या देखेंगे, जहां पर एसिड वीक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिड वीक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उस केस में
पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा आएगा। और सॉल्ट सॉल्यूशन का जो नेचर वो बेसिक रहेगा। मैंने पहले कहा अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ये इसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पे बेस कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो आपको वहां पर सोडियम कार्बोनेट बनता हुआ दिखेगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम एसीटेट जो बनता है एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से। यहाँ पर एसिटिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं। हाँ, मैं वही वाइट पाउडर की बात कर रहा हूँ। मैं वही वाइट पाउडर की बात कर रहा हूँ जो हम अपने खाने में डालते हैं, जिसे हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो चलिए जानते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कैसे है। देखिए, ये इवापोरेशन, सी वाटर के इवापोरेशन से मिल सकता है। देखिए यहाँ सी वाटर है, हमने क्या बनाया? ऐसे शैलोज बनाए। ठीक है, उन शैलोज में पानी इकट्ठा हुआ। ठीक है, सी का पानी इकट्ठा हुआ, ऊपर से क्या आ रही होगी? सन की रेज आ रही होंगी, ऊपर से सन की रेज आ रही होंगी। तो जो पानी था वो सारा का सारा पानी इवोपरेट हो गया और वहां हमें क्या मिला? वहां पर हमें नमक मिला। इस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं। या कॉमन सॉल्ट हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट में मिलेगा। ये क्या है? ये रॉक सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये रॉक सॉल्ट है। तो इसी रॉक सॉल्ट से फिर हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। रॉक सॉल्ट NaCl ही होता है, बट इसको फिर हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है वो हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट के कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो हम काफी चीजों में इसका यूज लेते हैं। तो ये NaOH बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो प्रोसेस से ये बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसको समझेंगे। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए आपने क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन को ले लिया। ब्राइन सॉल्यूशन को ले लिया, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन को ले लिया और ये एक चैम्बर में लिया, एक कंटेनर में लिया। इस कंटेनर को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन किया। हुआ क्या? अब वो हुआ क्या वो हम समझेंगे। ठीक है, हुआ क्या वो हम समझेंगे। देखिए, ये NaCl आया, यहां समझते हैं। ठीक है, ये NaCl आया। ये NaCl किस में टूटा? आयंस में टूटा, Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहां पर क्या होगा? दो Cl- आयन क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना? Cl। अब वो दो Cl आपस में बॉन्ड बना के कौन सा मॉलिक्यूल बना लेंगे? Cl2। यानी कि एनोड, यानी कि इस वाले पार्ट में क्या रिलीज होगा? एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। बस आप ये समझिए कि इस वाले पोर्शन में क्या बन रहा होगा? इस वाले पोर्शन में आपका क्लोरीन गैस बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा? NaCl टूटा, आयंस में Cl- कंबाइन हुए और उन्होंने Cl2 बनाया। अब जो Na यहां से थे, Na+, वो इस मेम्ब्रेन से आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर क्या था? वाटर था। वो वाटर टूटा, किस में टूटा? आयंस में, H+ आयंस एंड OH- आयन। यहाँ आपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो दो इलेक्ट्रॉन सर्किट से मूव करके यहाँ इस वाले पार्ट पे आया। H+ ने क्या किया? दोनों H+ ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, H बन गए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने H2 बना लिया। इस वाले पार्ट में कौन सा गैस रिलीज हुआ? इस वाले पार्ट में H2 गैस रिलीज हुआ। ठीक है, तो बचा गया यहाँ पर OH- बचा और यहाँ Na+ बचा। तो यहाँ से वो कंबाइन होके क्या मिले? NaOH मिले। तो ये रिएक्शन क्या होती है वापस से समझते हैं। NaCl का हम क्या करते हैं? वाटर में, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि एक्वस NaCl, उसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलता है, Cl2 मिलता है और H2 मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है, उस प्रोसेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब यूजेस देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज किस में होता है? ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में। ऑयल्स का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहां हमें वेजिटेबल घी मिलता है। जब हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वहां हमें वेजिटेबल घी मिलता है। जिस रिएक्शन से होता है वो हम
चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और किस में यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में हाइड्रोजन का यूज होता है। अब इसके बाद हम देख रहे होंगे क्लोरीन का यूज। क्लोरीन का यूज क्यों होता है? स्टरलाइज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में होता है? सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं जैसे रेयॉन हो गया, वो बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और केमिकल के बारे में पढ़ते हैं जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, इस केमिकल फॉर्मूले से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये CaOCl2 कैसे बना वो हम जानते हैं। तो ये CaOCl2 जो हमारा क्लोरीन इस क्लोर अल्कली प्रोसेस से बना था, उस क्लोरीन को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहां हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O मिलता है। देखिए ये रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक ऐसा चैम्बर होता है, उस चैम्बर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इन पार्ट्स में ये जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स में क्या होता है? परफोरेशंस होती है, यानी कि छेद होती है। आपने टॉप वाले पार्ट से क्या डाला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ अपने बॉटम वाले पार्ट से क्या डाला? क्लोरीन गैस को यहाँ कंटेनर में डाला। ये क्लोरीन गैस अप डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाउन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन होता है हर एक चैम्बर में, यहाँ यहाँ यहाँ, और एट लास्ट हमें क्या मिल जाता है? हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये रिएक्शन होती है जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए। क्या क्या ब्लीच कर सकते हैं? कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच किए जाते हैं। ठीक है, वुड पल्प पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीच किए जाते हैं, और वॉश क्लोथ जो कि लॉन्ड्री में ब्लीच किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है केमिकल लैबोरेटरीज में, एंड ये ड्रिंकिंग वाटर को जंक्स फ्री करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये किसका यूज था? ब्लीचिंग पाउडर का यूज था। देखिए यहाँ पर आपको प्रिपरेशन देखनी है, यहाँ पर आपको कुछ एक आध यूजेस आपको याद रखने हैं कि अगर मान लीजिए यूजेस पूछ लिया गया या MCQ में पूछ लिया गया कि ये चीज क्या, ये कौन सा सब्सटेंस है जो इस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आप इजीली वहां पर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है, याद करना है, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। ये बनेगा कैसे? NaHCO3 बनता है सोडियम क्लोराइड जब वाटर CO2 और अमोनिया के साथ, सोडियम क्लोराइड जब वाटर CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इस बेकिंग सोडा का सबसे बड़ा यूज क्या होता है कि ये बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट होता है। बेकिंग पाउडर किस लिए यूज होता है? केक को फ्लफी बनाने के लिए, ब्रेड जो फ्लफी ब्रेड्स आते हैं उनको फ्लफी बनाने के लिए वहां पर बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, और उस बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट होता है बेकिंग सोडा। अब ये क्यों उसको फ्लफी बनाता है, उस रीजन को हम जानते हैं, क्योंकि जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहां पर एक गैस रिलीज होती है CO2, वहां पर एक गैस रिलीज होती है CO2 जो कि उस सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के लिए हेल्प करती है। तो ये एक यूज है बेकिंग सोडा का कि वो बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट यूज क्या है? ये अल्कलाइन इन नेचर है, NaCO3 बेसिक इन नेचर है, तो हम इसे एज एन एंटा एसिड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जब हमें एसिडिटी होती है उस केस में हम एंटा एसिड खाकर जो अंदर एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। तो ये था किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूजेस। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3। ठीक है, तो अब हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं उस प्रिपरेशन को देखते हैं। तो यहां पर 3 स्टेप होते हैं।
फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को हम H2O, CO2 और अमोनिया के साथ बनाते हैं। तो हमने अभी देखा NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा होता है। अब उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो हमने देखा वहां पर सोडियम कार्बोनेट, वहां पर CO2 और वहां पर वाटर बन रहा होता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसे हम कहते हैं। ये क्या है, Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O क्या है भैया, ये ना हमने अभी तक नहीं देखा किसी भी फॉर्मूले में कि यहाँ पर 10H2O आ रहा था। ऐसे और एग्जाम्पल है क्या, है ना, CuSO4। आप बोलोगे एक्सेप्शन है, भैया एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ये 2 की जगह 1/2 लिख दो तो 1/2 H2O भी होता है, CSO4.1/2 H2O, ठीक है। तो ये क्या है, ये 10H2O, 5H2O, 2H2O, ये जो चीज़ें हैं ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन देख लिया, अब इस प्रिपरेशन के बाद वॉशिंग सोडा का यूज़ देखते हैं। वॉशिंग सोडा क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा डोमेस्टिक पर्पसेस में। वाटर में से वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, Na2CO3, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका मेन जो है फॉर्मूला Na2CO3.10H2O है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वो 10H2O जो हमने पढ़ा वो 10H2O क्या होता है, वो 10H2O क्या होता है वो हम समझते हैं। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल हमने अभी पीछे 4-5 देख लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कि उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में, उनके नाम में वाटर का इंक्लूजन होता है, तो उस वाटर वाले पार्ट को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे CuSO4.5H2O, 5H2O क्या है, उस कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब होगा क्या भैया इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्ट को शेप देता है, उस सॉल्ट को कलर भी देता है। जैसे कॉपर सल्फेट की हम बात करते हैं, CuSO4.5H2O, ये ब्लू इन कलर होता है। अब जब आप इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो वो व्हाइट इन कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा और वहां पर ये 5H2O जो है वो इवोपरेट हो चुका होगा, यानी कि ब्लू कलर का पाउडर व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मैं क्या समझ रहा हूं, सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, सिंपल भाषा में कहें तो सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं उन्हें हमने क्या कहा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हीट करने पे क्या होगा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो सॉल्ट लूज कर देगा और अपने एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में आ जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, और वहां कलर चेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और सॉल्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं CSO4.5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनता है। तो जिप्सम CSO4.2H2O, इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस रिएक्शन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, वरना उस केस में क्या होगा कि ये कंपाउंड सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और क्या बनाएगा, वो अपने एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा और डेड बर्न प्लास्टर बनाएगा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। ये हम डॉक्टर्स काफ़ी यूज़ करते हैं जब भी हमारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हम खेलते हैं गिर विर जाते हैं, तो आप देखते हैं व्हाइट कलर का पट्टा हमें लगा दिया जाता है, हमारा हाथ ऐसे रह जाता है और यहाँ से रस्सी से बांध देते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो क्या करता है, हमारे बोन को सही तरीके से सेट करने में हेल्प करता है। अब हम और क्या इसको यूज़ कर सकते हैं, टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, सस्ते ऑर्नामेंट्स बनाने में POP का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर आज का हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर भी खत्म हो गया है। ये हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहले एसिड की नॉर्मल प्रॉपर्टी जानी, बेसिस का जाना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है,
फिर पीएच को जाना, फिर सॉल्ट को जाना, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट के पीएच को हमने टेस्ट किया, फिर सोडियम क्लोराइड के बारे में जाना, सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को जाना, जहां हमने NaOH को देखा, जहां हमने ब्लीचिंग पाउडर को देखा, जहां हमने वॉशिंग सोडा को देखा। उसके बाद हम आगे बढ़े और वहां हमने बेकिंग सोडा को भी देखा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा उन सॉल्ट्स के ऊपर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं, उन्हें जब हम हीट करेंगे तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमने वो जाना। उसके बाद हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जाना, उसकी प्रिपरेशन, उसके यूजेस को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। कीप लर्निंग। थैंक यू।